हमारे साथ शामिल होंगे श्री वी श्रीनिवास, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और श्री संजय कुमार, सचिव स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। आइए आपका इनसे परिचय कराते हैं और मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे दोनों मेहमानों को कृपया मंच पर आएं और इस सत्र का संचालन करेंगे मोहम्मद फातेह टीपू। आइए एक वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के दोनों खास मेहमानों से। वी श्रीनिवास भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव के तौर पर दिसंबर 2021 से काम कर रहे हैं। वी श्रीनिवास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। वी श्रीनिवास ने भारत सरकार के कई मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर रहकर अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है। संजय कुमार भारत सरकार के स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी विभाग के सचिव के तौर पर अक्टूबर 2022 से काम कर रहे हैं। संजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा 1990 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। संजय कुमार के शानदार कार्यकाल को युवा मामलों के सचिव के तौर पर भी याद किया जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से फिजिक्स से एमएससी की डिग्री हासिल करने वाले संजय कुमार पिछले 10 सालों से सरकार के कई अहम पदों पर रह चुके हैं। संसद टीवी कॉन्क्लेव का ये कारवां लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ और ये तीसरी वर्षगांठ है संसद टीवी की। आप सभी लोगों को फिर से दिल की गहराइयों से संसद टीवी की मुबारकबाद वर्षगांठ की। और एक बार फिर से हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। मुझे वो तस्वीर याद आती है 2 अक्टूबर 2014 की, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि आश्रम से हाथ में झाड़ू थामकर देशवासियों को स्वच्छता का पैगाम दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से स्वच्छता और साफ सफाई देशवासियों के लिए अहम है और तमाम लोगों के लिए, मानव समाज के लिए परम धर्म है। स्वच्छता ही मूल मंत्र के इसी भाव के साथ विशेष अभियान की शुरुआत 2021 में की गई और इत्तेफाक की बात है कि विशेष अभियान की भी 3 साल अभी पूरे हुए और संसद टीवी के भी 3 साल पूरे हो गए। इस पर भी तालियां बजाइए आप लोग। श्रीनिवास सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से विशेष अभियान में आप जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की कमान आपको दी गई और आप नोडल एजेंसी रहे हैं और तमाम देश के मंत्रालयों और जिस तरह से सड़क से लेके सफाई शुरू हुई और आज सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में इसकी तस्वीर, इसकी खूबी हम लोगों ने देखी, तो अपने अनुभव के बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं संसद टीवी को, सीईओ श्री रजित पुनानी जी को और टीपू जी आपको और मेरे साथी संजय कुमार जी को इस कॉन्क्लेव की बधाई देना चाहता हूं। हम लोग संसद टीवी के साथ हमारा विभाग का बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। 50 कार्यक्रमों से ज़्यादा हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और आज इस माइलस्टोन मूवमेंट पे हम लोगों को बहुत हर्ष और उल्लास है कि इस पैमाने पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन इस सभागार में किया जा रहा है और हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आगामी वर्षों में भी हम आपके साथ काम करें। विशेष अभियान 4.0 और पूर्व जो विशेष अभियान चलाए गए हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता और उनका जो विज़न है कि स्वच्छता के प्रति जो उनका लगन और समर्पण है, इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों में संस्थागत करने तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए पिछले 3 वर्षों से चलाया गया है और इस वर्ष ये 4था अभियान चलाया जाएगा। और इसमें कई पुराने प्रक्रियाओं की बदलाव लाया गया है, काफ़ी स्वच्छता प्रोटोकॉल्स अपनाए गए,
इंक्लूसिविटी मेजर्स दिए गए और ऑफिसर्स को एस्थेटिकली प्लेजेंट बनाएं, जहाँ पर अगर कोई सिटीज़न आता है तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा फ्रेंडली एक्सपीरियंस रहें। और जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान में कई सारे पुराने फाइल्स, कई सारे पुराने व्हीकल्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, फोटोकॉपियर्स, बहुत सारा डिस्पोजल किया गया था। 355 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस फ्री हो गया। जिन कमरों में आप जाके देखेंगे वो कमरे आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही कमरा था जो कार्यालय में जब इतना सारा पुराना अनयूज्ड मटेरियल पड़ा रहता था। 4 लाख कार्यालयों में इस अभियान चलाया गया। पहलगाम जम्मू कश्मीर से लेके मयिलादुथुराई तमिलनाडु तक, बाड़मेर राजस्थान से लेके मोन नागालैंड तक इस अभियान संपूर्ण भारत में चलाया गया और सिर्फ स्क्रैप डिस्पोजल से 1162 करोड़ रुपए का राजस्व आय सरकार को प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्रभावी अभियान था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, इसको परिप्रेक्ष्य और रूपरेखा देने में कई साथी इसमें लगे थे। माननीय मंत्रीगण इसमें इसकी लीडरशिप दिया था, सचिवगण हर सप्ताह इसकी रिव्यू किए थे। कई कार्यालयों में सचिवों ने जाके इंस्पेक्ट किए कि किस प्रकार से रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करेंगे, रिकॉर्ड्स को वीड आउट करेंगे। मेरे साथी संजय कुमार जी ने विद्यांजलि का एक नया ऐप शुरू किया था जिसमें जितना पुराना लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं इसको रिफर्बिश करके ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं इनमें वितरित किया जाए ताकि फिर यूज़ हो सकें। तो कई नवाचार इसमें प्राप्त हुए हैं, सिटीज़न सेंट्रिसिटी था और विकसित भारत 2047 के प्रति ये अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। संजय सर, चूँकि आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर देश के 25 करोड़ जो भविष्य कह सकते हैं बच्चे, आप उनके अभिभावक की भूमिका अदा कर रहे हैं कह सकता हूँ। तो बतौर सचिव स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी विभाग की अगर मैं बात करूँ, 2 साल से ज़्यादा आपको हो गया पदभार ग्रहण किए हुए, किस तरह का आपका अनुभव रहा और किस तरह के नवाचार आपने स्कूल एजुकेशन में अब तक किए? धन्यवाद टीपू जी। हमारे साथी सहयोगी श्री वी श्रीनिवास जी, श्री रजित पुनानी जी, सर्वप्रथम तो मैं संसद टीवी को 3 वर्ष पूरे करने के लिए मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे माध्यम हैं जिस माध्यम के हम देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में आपकी पहुंच और व्यापक हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा कर के सरकार के द्वारा उनके लिए जो कल्याणकारी कार्य कराए जा रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें मिले ताकि उनकी सहभागिता भी इन सब कार्यों में लगातार हो सके। स्कूल के बारे में आपने कहा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भारतीय स्कूल सिस्टम है ये मैं समझता हूँ विश्व का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। 14,66,000 स्कूल्स हैं पूरे देश में, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 95 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक उनको पढ़ाते हैं और इनका प्रबंधन 36 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे स्कूलिंग सिस्टम में है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ विकसित भारत 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिग्दर्शन दिया है, इसकी पहुँच शिक्षा के बल पर हम प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन में यदि कोई बच्चा पैदा होता है देश में तो उसका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने वर्ष तक वो स्कूल में रह सकता है, वो 12.6 साल है। और जो हमारा रिसर्च है वो दिखाता है कि यदि एक अतिरिक्त वर्ष यदि बच्चा स्कूल में रहता है तो उससे जो हमारा जीडीपी है उसमें 0.37% की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास एक पूरा का पूरा मौका है कि हम अपने बच्चों को 18 वर्ष तक की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग दे सकें। लेकिन ये देंगे कैसे? और ये देंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 बनाई गई है उसके जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करके। और ये 21वीं शताब्दी की पहली
राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मूलतः इसके जो प्रमुख अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ये है कि कोई भी बच्चा जब पैदा हो तो 3 से 6 वर्ष तक वो बाल वाटिका में 3 वर्ष बिताए, और ये जो वर्ष रहेंगे वो मातृभाषा में या लोकल भारतीय भाषा में ही उसकी पढ़ाई हो। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि 5 क्लास तक हम मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाएं, और हम उसके लिए एक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करते हैं। निपुण भारत अभियान हम लोगों ने चला रखा है, और ये कोशिश की जा रही है कि हर बच्चा दूसरी कक्षा के अंत तक उसे लिखने, पढ़ने और अंकों की समझ में एक जो डिफाइंड बेंचमार्क है वहाँ तक वो प्राप्त कर सके। अंततः हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 12वीं कक्षा के लिए वो 100% हो, यानी कि कोई भी बच्चा जो स्कूली सिस्टम में आए वो कम से कम 12वीं क्लास निकल कर के ही वापस जाए बाहर। हायर एजुकेशन में जाता है तो और अच्छी बात है, और ये सब करने के लिए बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो NCERT है, ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है उसके तहत नई किताबें बनाई जा रही हैं। आज के दिन में जब आप NCERT की किताबों को देखेंगे तो ये वर्ष 2006 की किताबें हैं, लेकिन नई किताबें आ रही हैं। क्लास 1, 2, 3, 6 के लिए हम ला चुके हैं, और आने के 2 वर्षों में हम सभी क्लासों के लिए किताबें लाएंगे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभव के आधार पर जब हम सीखते हैं तो उसको वो उत्प्रेरित कर सकेंगी, और स्कूल जाना एक आनंदमय आदत बच्चों में हो जाएगी। जाए बच्चे वहाँ पर बिना किसी मेंटल हेल्थ के वहाँ पर एंजॉय करें, और इस एंजॉयमेंट के दौरान कैपेबल शिक्षकों के द्वारा उनको पढ़ाया जा सके। ये हमारा मकसद है। भारतीय ज्ञान परंपरा में उन्हें जानकारी हो और उस पर वो गर्व करें, और इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति है ये हमारा संबल बने, ये भी हम अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से लाना चाहेंगे। बिल्कुल संजय सर। श्रीनिवास जी, संजय सर ने कल्चर की बात की, संस्कृति की, तो पिछले 3 अभियानों पे अगर गौर किया जाए तो मैंने देखा, चूंकि संसद टीवी ने इन तीनों अभियानों पर शानदार सीरीज DRPG के साथ की, करीब 20-25 एपिसोड किए, और हजारों लाखों लोगों ने इस एपिसोड्स को देखा, पैनल डिस्कशन हुआ और तीनों अभियानों के बारे में जानकारी हासिल की। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि कल्चर की बात की संजय सर ने अभी, तो कार्य संस्कृति में किस तरह से इसको तब्दील किया जाए, और चूंकि पिछले तीनों अभियानों में ये देखा गया कि आपका फोकस एरिया स्वच्छता रहा है, आप सैचुरेशन अप्रोच की भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप समझाइए कि सैचुरेशन अप्रोच दरअसल है क्या? जो विशेष अभियान का मूल रुझान है ये स्वच्छता है, और जो लंबित मामलों को निपटाना है। इसमें 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक शुरुआती फेज़ हैं, जब सारे विभाग आइडेंटिफाई करेंगे कितने कार्यालयों में इस अभियान को चलाया जाएगा। ये बताया गया है कि देश में जितने कार्यालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, अटैच्ड ऑफिसेस, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, ऑटोनमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओवरसीज़ जो विदेशों में हमारे एम्बेसीज हैं, मिशंस और पोस्ट, साथ ही साथ पब्लिक फेसिंग डिपार्टमेंट्स जैसे बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, सभी कार्यालयों में ये अभियान चलाया जाएगा। सैचुरेशन अप्रोच ये हैं कि जो लास्ट माइल ऑफिसेस हैं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, इनमें भी ये कैंपेन चलाया जाएगा। पिछले वर्षों में मैं कई कृषि विज्ञान केंद्रों में गया था जहाँ पर इन्होंने पार्थेनियम फ्री फार्म्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए, और सारे रेलवे स्टेशनों पे मैकेनाइज क्लीनिंग की ऑपरेशन शुरू हुए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी इतना इस अभियान के साथ जुड़े रहते हैं और कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित करते हैं। मन की बात में कई बार उन्होंने जिक्र किया इस अभियान का, और कई ट्वीट्स के माध्यम से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कशंस के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रोत्साहन किया। तो उनके 2 ट्वीट्स मुझे याद आते हैं। एक ट्वीट है प्लास्टिक राक्षसा, कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक।
जो चला था उसमें उन्होंने ट्वीट किया कि प्लास्टिक राक्षसा को सभी ध्यान में रखें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ नहीं करें। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया कि जिस प्रकार से ट्राइबल कस्टम्स को प्रिजर्व करते हैं, जारवा हट बना था निकोबार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से, ट्राइबल कल्चर और सिस्टम्स को प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। इनके अलावा भी सैचुरेशन अप्रोच में हर एम्प्लॉई, हर कार्यालय इसमें जुड़े। पिछले वर्ष 2,58,000 कार्यालयों में अभियान चला था। मुझे अपेक्षा है कि इस वर्ष भी समस्त कार्यालयों में देश में इस अभियान चलाया जाएगा और जो सफलताएं पिछले वर्षों में हमने पाए हैं, इस वर्ष भी उसी प्रकार से और उसी क्रम में सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में अभियान चलेगा। संजय सर, देखने में आया है कि आपके विभाग ने एक इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ लॉन्च किया है, जो पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों को, मसले मसाइल को बच्चों से रूबरू कराता है वो। और ख़ासकर जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, क्लाइमेट चेंज का हम लोग सामना कर रहे हैं और दरअसल बहुत गंभीर ये मामला है, दिखता नहीं है लेकिन दरअसल है गंभीर ये, क्योंकि मानव ये प्रवृत्ति है कि जो हमें समस्या दिखती है फिजिकली, हम उस पर पहले दूर करने का प्रयास करते हैं, जो इनविजिबल होती है वो हम सेकेंडरी लेते हैं। सवाल ये है कि जो इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ जो लॉन्च किया आपके विभाग ने, किस तरह से ये बच्चों की परवरिश में और पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों में वो उनकी मदद कर रहा है? स्वच्छता से भी जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। और हम लोग तो मानते हैं कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, तो यदि कोई आदत नई सीखनी है तो स्कूल उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने सभी स्कूलों में एक इको क्लब चलाते हैं। तो हमारे जो 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, उसमें से करीब 6 लाख से भी ज़्यादा स्कूलों में इको क्लब थे। उसको थोड़ा सा हम लोगों ने इमेजिनेटिवली उसे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से उसको जोड़ दिया, जो मिशन लाइफ है। और आप अपने इको क्लब्स को हम कहते हैं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। और उसमें जो 7 कंपोनेंट्स हैं मिशन लाइफ के, उसमें उसको हम लोगों ने जोड़ा है। और हम लोगों ने अभी जो 29 जुलाई बीता, जो हमारे NEP का 4था वर्ष था, तो हम लोगों ने 1 सप्ताह का एक कार्यक्रम चलाया और उस 1 सप्ताह के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा विद्यालयों में हम लोगों ने इको क्लब को गठन किया है जहां पर नहीं थे। तो लगभग 8 लाख स्कूलों में आज के दिन में इको क्लब है। हम इसके माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं कि कितना आवश्यक है कि हर बूंद पानी को बचाना, और पानी का क्या कुछ कॉस्ट आता है, ऊर्जा बचाना कितना हमारे लिए अहम रखता है, और ये जो ऊर्जा है इससे किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में हमारे साथी श्रीनिवास जी बता रहे थे, तो किस प्रकार से पूरे के पूरे समाज को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से दूर करना है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और बच्चों को बताया जा रहा है कि स्कूल तो साफ रखना ही है, लेकिन अपने घरों को भी साफ रखना है। तो कहीं ना कहीं सामुदायिक सहभागिता उतनी ही आवश्यक है। जब आप घर जाएं तो अपने पेरेंट्स को भी बताएं और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि कितना आवश्यक है कि हम एक सस्टेनेबल लाइफ जिएं, ताकि हम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक बहुत दिनों तक रह सके। आपने इस बात को कहा कि शायद हम महसूस नहीं करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम नित्य देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कुछ आसार हैं और किस प्रकार से ये हमारे ज़िंदगी को कुप्रभावित कर रहा है। तो हम बच्चों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 1 सप्ताह का कार्यक्रम किया, उसमें हम लोगों ने जो 6ठा दिन था उस 1 सप्ताह का, वो मिशन लाइफ के कार्यक्रमों पर ही किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे देश में 7 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लिए, और करीब 27 से 28 लाख जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं आदत बन रही है, हमारे सोचने का हिस्सा बन रही है कि सस्टेनेबल लिविंग किस प्रकार से हम करें और किस प्रकार से इस पृथ्वी पर हम थोड़ा लाइटली जिए। आपको याद होगा, शायद महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ऑन दिस अर्थ देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड, नॉट फॉर ग्रीड। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है ये हम अपने बच्चों में दे रहे हैं।
संजय सर, बिल्कुल ठीक कहा। आपके ही कथन से मुझे याद आता है कि जब एक बार एक महिला महात्मा गांधी के पास गई और उसने कहा कि महात्मा जी, मेरा बच्चा नमक बहुत खाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। तो जब वो महिला गई तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा नमक ना खाया करो। तो महिला ने कहा कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए, उस दिन मैं खुद भी खाता था, इस वजह से मैंने नहीं कहा, पहले मैंने अपने पर अमल किया तो मैंने इनको कहा। तो इससे आपके कहने से अर्थ निकलता है कि शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कोई भी मुश्किल मुझे लगता है कि कठिन नहीं है। खैर, मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। श्रीनिवास सर, मैं सीपी ग्राम की बात करूँगा। सीपी ग्राम यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, जो वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ने का मौका देता है देश के आम नागरिकों को। जन शिकायतों का एक तरीके से वो आप कह लीजिए कि वो केंद्र है। सर, इसमें आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसका भी स्टेटस क्या है, कितनी शिकायतें इसमें आई, कितना निपटारा आप करते हैं, पेंडेंसी अभी कितनी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोक शिकायतों को सही समय पर और सही रूप से निपटाना माननीय प्रधानमंत्री जी का इस हिस्टोरिक 3rd टर्म का अहम मैंडेट्स में से हैं। जब उन्होंने सचिवगणों से मिला था तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उन्होंने जो अकॉर्ड की कि इफ़ेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। इस संबंध में उनका कहना था कि इसको एक्सेसिबल बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं और टाइमली मैनर में ग्रीवेंसेस डिस्पोज हो। तो जो उनकी सोच है ग्रीवेंस रिड्रेसल के प्रति, ये गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो स्वागत पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें सिटीज़न और चीफ मिनिस्टर के बीच में डायरेक्ट संवाद होते थे। तो उसी मॉडल पर सीपी ग्राम्स को डिज़ाइन किया गया है। सीपी ग्राम्स आज के तारीख में भारत का इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, जिस पर 1,01,685 ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स मैप्ड हैं। 27 लाख सिटीजन्स उस पर रजिस्टर्ड हैं और पिछले 3 वर्षों में 70 लाख ग्रीवेंसेस को इसने निपटारा किया। प्रयास ये रहा है कि हर ग्रीवेंस को विद इन अ टाइम फ्रेम हम रिड्रेस करें और वर्ष 2024 का जो नीति है लोक शिकायतों को निपटाने के लिए, ये 21 दिन में निपटाए जाएंगे। और जो अमूमन देखा जा रहा है कि 12 से 15 दिन में ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल प्राप्त हो जाता है और संबंधित विभाग से आपको जवाब मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नॉट ओनली आपको रिप्लाई प्राप्त होने के बाद फीडबैक कॉल सेंटर से हर सिटीज़न को कॉल जाता है ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मेजर करें, अगर वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अगर वो असंतुष्ट है तो एक अपील मैकेनिज़्म भी उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। और अपीलेट अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं कि ग्रीवेंस इसका सही रूप से निपटाया गया है या कोई कमी रह गई तो इसमें करेक्शंस के लिए भी गुंजाइश रहती है। सीपी ग्राम्स में खास करके क्योंकि हर साल 30 लाख ग्रीवेंसेस पोर्टल पे प्राप्त हो रहे हैं, इतना बड़ा डाटा हैंडल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सीपी ग्राम्स का प्रयोग किया गया कि विभाग ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर एआई इन ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया है, जिसके तहत हर तहसील, हर ज़िला, हर गांव में जहां से ग्रीवेंस आ रहा है उसका रूट कॉज प्राप्त हो सके, उसका जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या करना चाहिए, अगर भारी तादाद में कोई ग्रीवेंस आ रहा है तो पॉलिसी करेक्शंस क्या हो सकते हैं और प्रोसेस करेक्शंस क्या हो सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक पीपल सेंट्रिक हैं, किसी उसी के संबंधित हैं तो पीपल ओरिएंटेड ग्रीवेंसेस भी निपटाए जाते हैं। आज के तारीख में सीपी ग्राम्स पोर्टल सारे केंद्रीय मंत्रालयों के ग्रीवेंस पोर्टल्स के साथ भी लिंक्ड हैं और सारे स्टेट ग्रीवेंस पोर्टल्स के साथ भी लिंक्ड हैं। और जो नवाचार इसमें देखा गया है, जैसे पेंशन अदालत में मंत्रीगण आके डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं पेंशनर के साथ ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल
विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस 21 डेज जो अपर लिमिट है उसके अंतर्गत किया जाए। ये भी मैं देख रहा हूँ कि सेटिस्फैक्शन लेवल्स में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, ताकि सिटीज़न सेटिस्फैक्शन ओवरऑल ऑल मिनिस्ट्रीज़ में आज की तारीख में 50% को क्रॉस कर गया है और कई मंत्रालयों में 70 to 80% भी क्रॉस किए हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और प्रभावी प्लेटफॉर्म है, और किसी भी व्यक्ति को कोई ग्रीवेंस है, सरकार की सर्विस डिलीवरी के संबंध में कोई रिड्रेसल चाहिए, तो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म को आप उपयोग कर सकते हैं। और आपको सरकार आश्वासित करता है कि समय सीमा के अंतर्गत आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सही रूप से होगा। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्कूल एजुकेशन ने जो तमाम शिकायतों का निपटारा है वो 15 दिनों में ही कर रहा है। आपके विभाग में शायद 1100 से 1200 शिकायतें प्रतिमाह आती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। हम लोगों ने देखा कि लगभग जैसा आपने बताया कि करीब 1200 शिकायतें प्रतिमाह हमारे विभाग में आती हैं। फिर उसको हम लोगों ने कैटेगराइज भी किया कि किस प्रकार की शिकायतें आती हैं, क्योंकि अमूमन कभी कभी शिकायतें जो हैं एक तरह की शिकायतें आती हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कहाँ पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने ध्यान दिया कि टाइम बाउंड जो शिकायतें आती हैं, क्या उनका निस्तारण उस समय अवधि में हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी ऐसी शिकायतें हैं हमारे विभाग में जो 6 महीने से ज़्यादा समय से लंबित थी, और सबसे पहले हम लोगों ने उसको समाप्त किया। उसके पश्चात अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 30 दिनों से ज़्यादा लंबित जो शिकायतें थी वो लगभग नगण्य हो गई हैं, और 1200 यदि शिकायतें आ रही हैं तो कम से कम मैं उससे ज़्यादा रिड्रेसल करूं ताकि 0 पोजीशन पर मैं जा सकूं। और हमें बड़ी खुशी है ये बताने में कि हम ऐसा करने में सफल हो पा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि आमतौर पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, एडमिशन हो गए, सेंट्रल अलॉटमेंट से जुड़े कई समस्याएं, शिकायतें आती हैं आपके पोर्टल पर, तो इसका निपटारा आप कैसे करते हैं? मुझे लगता है ये आम लोगों का भी विषय हो सकता है, ये सवाल उनके जहन में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और किस अधिकारी के स्तर पर ये इन शिकायतों का निपटारा होता है? नहीं, अब हमारे पास ढेर सारी एजेंसियां हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय है, CBSE है। तो अक्सर जो शिकायतें हैं वो कुछ एडमिशन से रहती हैं कि एडमिशन नहीं हुआ, ट्रांसफ़र से भी संबंधित शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं। तो हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन से यदि कोई समस्या है तो उसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में भेजा जाता है, और उसको मॉनिटर किया जाता है कि एक निश्चित समय सीमा में उसका निष्पादन संगठन के द्वारा कर दिया जाए, और इस बात की भी समीक्षा की जाती है कि वाकई निष्पादन हुआ है या नहीं हुआ है। श्रीनिवास सर, मैं कहीं बयान सुन रहा था, एक आपका वीडियो देख रहा था कि आपने एक भाषण में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर 2024 तक मैं 19 बार गया। तो 19 बार आप गए, तो अगर मैं आपके नज़रिए से जम्मू कश्मीर को देखना चाहूँ तो गुड गवर्नेंस के लिहाज से आप जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हैं, और किस तरह से जो तमाम योजनाओं और स्कीम्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी वहाँ पर किस तरह से हो पाया है? आप सही कह रहे हैं। वर्ष अगस्त 2019 से लेकर अभी 2 महीने पहले तक मेरी जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ बड़ा नज़दीक संबंध रहा है, और 19 बार मुझे आवश्यकता पड़ी कि J&K गवर्नमेंट में विज़िट्स करूं, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग चीफ सेक्रेटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ के कई प्रयास किए थे। खास करके ई ऑफिस का जो प्रयोग था, जम्मू कश्मीर में दरबार मूवमेंट रहती थी, 280 ट्रक भर के फाइल्स जम्मू से लेके श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेके वापस जम्मू तक, करीब 200 करोड़ खर्च होते थे। ई ऑफिस के माध्यम से दोनों सचिवालय एक साथ सुचारू रूप से चलने का प्रबंध किया गया था, और डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स हम लोगों ने टेकअप किया, और ई ऑफिस से बहुत फ़र्क पड़ा है एफिशिएंसी में। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सेक्रेटेरिएट और ऑल्सो जम्मू सेक्रेटेरिएट एक साथ चला। फिर रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर नवंबर 2019 में
हमने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें सारे स्टेट से 150 अधिकारी वहाँ गए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और जम्मू घोषणा और सुशासन संकल्प को अपनाया गया था। इस संकल्प में ये निर्णय लिया गया था कि जितने सर्विसेज, फिजिकल सर्विसेज हैं, इसको ई सर्विसेज के माध्यम से हम चलाएंगे। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो पोर्टल था, ग्रीवेंस पोर्टल, आवाज़े अवाम पोर्टल था, इसको मॉडर्नाइज करेंगे। जेके आईग्राम्स बनाया गया और अभी हाल ही में इस पोर्टल को फर्दर अपग्रेड करके जेके समाधान के रूप में और एलजी मुलाकात के साथ अपग्रेड किया गया था। इसके अलावा नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कटरा में किया गया और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस श्रीनगर में किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर लॉन्च किया गया था। कई पहलुओं में हमारा विभाग का जम्मू कश्मीर सरकार के साथ बड़ा सफल अनुबंध रहा है। और जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि 1185 सर्विसेज, 1185 सर्विसेज एज ई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। 2019 में 15 ई सर्विसेज रहते थे और जो ई उन्नत पोर्टल है इनका, ये देश का एक अग्रणी पोर्टल के रूप में उभरा है जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स में इतने सर्विसेज कहीं भी देश में ऑनलाइन ऑफर नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ई सर्विसेज, रिमार्केबल अचीवमेंट हैं। जिस प्रकार से ई ऑफिस इन्होंने अपनाया है, ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्नाइज किया है, बैक टू द विलेज स्कीम जो चलाई थी इनका बड़ा अच्छा था। प्रधानमंत्री अवार्ड स्कीम में कई जम्मू कश्मीर के जो नवाचार हैं, जैसे मिशन यूथ को अवार्ड्स दिए गए थे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था, काफ़ी रिमार्केबल गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे सामने दिखा जी था। सर, चूँकि समय की बंदिशें हैं मेरे ऊपर, बहुत तेज़ी के साथ में सिर्फ एक एक सवाल लूँगा जिसका जवाब मैं अपेक्षा करता हूँ बहुत जल्दी के साथ में। स्कूल एजुकेशन की मैं बात करूँगा अगर, तो 4.0 विशेष अभियान की बात करूँ अगर, तो क्या एक्शन प्लान है अभी आपका सर? एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हमें पहुंचना है। पिछले वर्ष 3.0 में हम लगभग 31,275 विद्यालयों में जा कर के हम लोगों ने कार्य किया था। इस बार हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी हमारे नवोदय विद्यालय और सीबीएसई के स्कूल्स हैं, और राज्य सरकारों से भी हम लोगों ने बात की है कि उनके तमाम स्कूलों में जा कर के एक अभियान के तहत स्कूलों को बेहतर बनाए, रंगारोगन करें, उसकी सफाई करें, यदि टूटी हुई फर्श है तो उसको भी जोड़ दें, ताकि एक स्कूल का अपलिफ्ट भी हो जाए, फेस अपलिफ्ट भी हो जाए। और इससे सभी बच्चों को लगातार जोड़े रखने की भी आवश्यकता है, शिक्षकों को भी जोड़े रखने की आवश्यकता है, ताकि सबको एक ये फील हो, ये महसूस हो कि ये विद्यालय मेरा अपना है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों में, अपने शिक्षकों में स्कूल के प्रति एक सेंस ऑफ ओनरशिप हम बढ़ा सके। और जब एक सेंस ऑफ ओनरशिप बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निसंदेह जो सफाई है, स्वच्छता है, वो कहीं बेहतर रहेगी। श्रीनिवास सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी आपके विभाग ने 11वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया था, तो संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी हाँ, जो गवर्नमेंट का मंशा है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के लिए कई सारे नवाचार अपनाने पड़ते हैं। और इनमें ये एक नवाचार था कि अनुभव, और अनुभव में जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, इतने 30-35, कई लोग 38-40 साल तक नौकरी करते हैं, उन्होंने अपना गवर्नेंस में एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें और जो सबसे उत्कृष्ट एक्सपीरियंस जो रिकॉर्ड हुआ है उसको अवार्ड करें। तो इस वर्ष 2000 अफसर्स ने इसके ऊपर अपने अनुभव पोर्टल के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए और 16 अधिकारियों को इनमें से अवार्ड किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट करने के लिए अनुभव पोर्टल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है और आज के तारीख में 1 लाख से भी अधिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण अपने अनुभव सरकार के बारे में और सरकार में काम करने के बारे में, देश के प्रति जो उन्होंने सेवाएं दिए हैं, इसको उन्होंने उजागर किए हैं।
और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ये डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों खास मेहमानों का। आप लोगों ने गुड गवर्नेंस से लेकर के सरकार की तमाम योजनाओं पर, स्कूल एजुकेशन से लेकर के पर्यावरण, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से तमाम बेहतरीन मुद्दों पर आज चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।